बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुपमा ऋतु की लिखी कहानी डियर स्टोरी टेलर। आज की कहानी बड़े रोचक ढंग से लिखी गई है। ये एक चिट्ठी है जो राइटर ने मुझको लिखी है। चलिए पढ़ के सुनाता हूं। डियर स्टोरी टेलर, जानता हूं तुम मुझको नहीं जानते, लेकिन तुम ही बताओ, क्या जानना हर बार जरूरी होता है? क्या हमारी सारी यात्राएं ना जानने से ही शुरू नहीं होती? क्या जीवन में सब कुछ जाना जा सकता है? नहीं ना। तो इस वक्त तुम भी जानने के फेर में मत पड़ो। ये मत सोचो कि आखिर ये बंदा कौन है जो जान न पहचान मुझसे न जाने क्या क्या कहे जा रहा है। पता, ये खत लिखने के पहले मैं घंटों बस यही सोचता रहा कि तुम्हें क्या संबोधन दूं। आप कहूं कि तुम। आखिर में तय किया कि तुम ही लिखूंगा। सोचा शायद इससे हमारे बीच फैली अपरिचय की दूरी थोड़ी कम हो जाए। वैसे मुझे यकीन है कि इस खत के अंतिम वाक्य तक पहुंचते पहुंचते मैं अजनबी नहीं रहूंगा तुम्हारे लिए। तो सुनो डियर स्टोरी टेलर, नवंबर की इस आधी जागी आधी सोई रात में मैं तुम्हारे नाम ये खत लिख रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये खत तुम तक पहुंचेगा भी या नहीं, कि तुम इसे पढ़ोगे भी कि नहीं, या मेरी बातें सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त है भी या नहीं। मैं ऐसे किसी भी सवाल में उलझे बगैर मन की स्याही को कागज के सीने पर उतारे जा रहा हूँ। हाँ डियर स्टोरी टेलर, तो क्या हुआ कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरा नाता तो तुमसे तब से है ना जब तुम पहली बार कहानियों का मौसम लेकर आए और मेरा हॉस्टल रूम सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे लिए कैद खाना बनने से बच गया। किसी रोज उल्फत, किसी रोज बगावत, किसी रोज झगड़ा, तो किसी रोज आंसू। कसम से जिंदगी के उतने रंग मैंने आंखों से नहीं देखे जितने तुम्हारी कहानियों की वजह से मेरे कानों ने सुन लिए हैं। यूं कई बार जी चाहा कि तुमको खत लिखूं। जब जब तुम्हारी कोई कहानी दिल छू गई, जब जब तुम्हारा कोई किरदार अपना सा लगा, तब तब चाहा कि तुमको खत लिखूं। लेकिन हर बार चाहत अधूरी रह गई और अनलिखे खतों की शक्ल में वे हजारों हजारों बातें मेरे भीतर जमा होती रहीं। सुनो, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि ये कौन एलियन है जो ईमेल के जमाने में चिट्ठी बांटने बैठा है? तो सुनो डियर स्टोरी टेलर, मुझे लगता है कि चिट्ठी में जो जादू है वो ईमेल में कहाँ। आफ्टर ऑल यू कांट इनहेल देम। अब ये नॉस्टैल्जिया है तो वही सही, लेकिन चिट्ठी में लिखने वाले के हाथों को भी महसूस किया जा सकता है ना? सच बोलना, क्या तुमको नहीं लगता कि कागज का ये पुर्जा यानी खत भी अपने आप में एक कहानी होता है? तो यही समझो कि तुम्हारे हाथों में कोई खत नहीं बल्कि एक कहानी है। मैं जानता हूं अब तुम पूरा खत पढ़े बिना नहीं रह सकोगे। देखो, तुम मुस्कुरा भी दिए हो। डियर स्टोरी टेलर, ये कहानी तब शुरू हुई जब याद शहर में कहानियों का पहला मौसम आया था और तुम अनजाने ही मेरी आदत बन गए थे। जाने कैसा जादू था। तुम्हारी कहानियों का समंदर दिन भर में जमा हुई थकान और ऊब की रेत का हर एक कतरा बहा के ले जाता और मुझे रुई के फाहे सा हल्का करके नींद के नरम सपनीले किनारे पर छोड़ाता। सच कहूं तो तुम साइकोथेरेपिस्ट थे मेरे लिए। घर से दूर उस अकेले शहर में जिंदगी का पहाड़ा सीखते मन को मरहम बनकर छूते थे। नशा हो गया था मुझे तुम्हारी कहानियों का, किरदारों में हूबहू उनका रंग बनकर घुल जाने वाली तुम्हारी आवाज का। कोई कोई दिन जब बहुत भारी गुजरता, और खास तौर से तब जब वीकेंड टेस्ट में मार्क्स की बैंड बज जाती, तब मेरी दुखती रग तुम्हारी कहानी का और बेसब्री से इंतजार करती। उस दिन मैं मन ही मन तुमसे कहता, डियर स्टोरी टेलर, भगवान के लिए आज कोई दुख भरी कहानी मत सुना देना। और अक्सर होता भी यही था। वैसे अगर नहीं भी होता था तो भी मैं ये सोचकर संतोष कर लेता था कि चलो भाई, कभी कभी गम ही गम की दवा होता है। नियम था मेरा, हर रोज तुम्हारी कहानी के पहले रेडियो की नब्ज देख लिया करता था कि कहीं कहानी के बीच में रेडियो महाशय कराहने न लगे। उस दिन भी मैंने जब 15 मिनट पहले रेडियो की नब्ज जांची तो दिल धक रह गया। स्कूल में कई बार निबंध लिखने को मिलता था ना, अ डे व्हेन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग।
तो समझ लो कि वो दिन मेरी जिंदगी के निबंध का वही पन्ना था। सवेरे से ऐसा गड़बड़ झाला मचा कि क्या बताऊं। 8 बजने से पहले वार्डन का लेक्चर सुनने को मिल गया। उसके बाद दोपहर को डाउट क्लास में यही भूल गया कि मेरे मन में डाउट क्या था। फिजिक्स के सर ने ऐनक नाक पे टिकाकर वो दर्शन बघारा कि लगा कमंडल लेकर सीधा हिमालय की ओर निकल लूं। और अब ये तीसरा विघन, रेडियो का सुर शादी में आए गुस्सैल रिश्तेदार की तरह बिना बात उखड़ गया था। पहले प्यार से घुमाया, कुछ बात न बनी तो थोड़ा जोर जोर से घुमाया, फिर भी बात न बनी तो मुक्का भी जमा दिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मुझे लगा कि आज का दिन ही मनहूस है, लेकिन नहीं, मुझे एकदम गलत लगा था। वो कहते हैं ना, एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। तो मैं जैसे ही हारे हुए पांडवों जैसी सूरत बनाने वाला था, वैसे ही पीछे वाले टेरेस की ओर से बहकर आते हुए याद शहर के किसी कहानी के सुर मेरे कानों में पड़े। अब ये दूसरा कौन था जो दुनिया से दूर यहाँ तन्हाई में मेरे डियर स्टोरी टेलर की कहानी सुन रहा था या सुन रही थी। अब ये तो जाहिर सी बात थी कि मेरे पैर उसी ओर खींचे चले गए जिधर से कहानियों के शहर की आवाज बहकर आ रही थी। अगले ही पल मैं नोबेल प्राइज की तरह अपने बिगड़ैल रेडियो को उठाए पीछे वाली टेरेस पे खड़ा था। दिन भर में पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आषाढ़ के बादलों से तरबतर मेरा हॉस्टल कितना सुंदर लग रहा था। लॉन में खिले बेले के फूल अपनी खुशबू हवा को सौंपकर कैसे झूम रहे थे। उस सीले मौसम में चंपा के चौड़े पत्तों की ओर में बैठा दूधिया चांद चांदनी की कैसी सुंदर कविता लिख रहा था, और सामने भी क्या नजारा था। उधर आषाढ़ के रंग में डूबी उसके हॉस्टल की मुंडेर। उसने मेरे हाथ में लटके रेडियो को देखा और वो एक पल में मामला भांप गई। क्या वो बीमार हो गया क्या आपका रेडियो? उसने ऐसे कहा जैसे मुद्दतों से मुझको जानती हो। मैं बेवजह अटकने लगा। हाँ, पता नहीं, कल तक तो ठीक था, आज अचानक बजने से इनकार कर बैठा। मेरे भीतर से आंखें तरेर कर किसी ने मुझको डपटा। इसे रख के नहीं आ सकता था मैं? फिर अगले पल चुप पसर गई। कितनी सुंदर रोमांटिक स्टोरी सुना रहे थे तुम उस दिन। लग रहा था दिन भर का जला मैं पुरवाई बन के उड़ चला हूं, और वो कहानी में ऐसी खो गई जैसे मुंडेर पर नहीं, झूले पर बैठी हो। मुझे डर लग रहा था कहीं मोहतरमा गिर ना पड़े। अचानक मैं चिल्लाया, अरे मेरा फेवरेट गाना, प्लीज प्लीज वॉल्यूम तेज। और उसने फट से रेडियो का वॉल्यूम 0 कर दिया। क्यों तेज करे? हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाना। समझ में नहीं आता ऐसे वाहियात गाने लिखता कौन है, और ऐसे बेहुदा गाने किसी के फेवरेट हो कैसे सकते हैं। उसने अपनी मुट्ठी को हथेली पर ऐसे ठोका जैसे कोई जज अपनी टेबल पे हथौड़ा बजा रहा हो। रॉब मार रही अपने रेडियो का। मैंने मुंह बनाया। हेलो, जिस गाने को बेहुदा कह रही ना मैडम, मैंने इन्हीं आंखों से सैकड़ों लड़कियों को देखा इस पर ठुमके लगाते। लेडीज संगीत में नाचना हो तो कोई और गाना सूझता नहीं आप लड़कियों को, लेकिन भाव ऐसे मारती हैं जैसे कवि प्रदीप के सिवाय किसी और के गाने सुनती ही ना हो। उसने आंखें फैलाकर मुझे देखा और रेडियो का कान उमेट कर वॉल्यूम फुल कर दिया। लो, मन में मत रखो कोई हसरत, आप भी लगाई लो ना 2-4 ठुमके। यकीन मानो डियर स्टोरी टेलर, इस खट्टी नोक झोंक के बीच उस दिन एक मीठी कहानी शुरू हो गई थी। डियर स्टोरी टेलर, एकदम सही समझ रहे हो तुम। इस कहानी का एक किरदार मैं था, दूसरी वो। लेकिन जानते हो, जिस जमीन पे वो कहानी खड़ी थी, वो जमीन क्या थी? वो जमीन तुम थे डियर स्टोरी टेलर। वो जमीन तुम्हारी आवाज थी जो हजारों रंग ओढ़ना जानती थी। वो जमीन तुम्हारी वो तमाम कहानियां थीं जो हमारे बीच किसी अदृश्य डोर की तरह फैलती जा रही थीं। वो जमीन तुम्हारे वो गीत थे जो तुम्हारी कहानियों से निकलकर हमारी कहानी की जबान बन चले थे। और हाँ, इस कहानी की नींव में एक और जरूरी पात्र भी तो था। अरे वही जनाब, मेरा बिगड़ा हुआ रेडियो। जानते हो, उस निरीह के मुंह से उस दिन के बाद फिर कभी कोई आवाज नहीं निकली। वो बीमार कभी क्लिनिक जा ही नहीं पाया। कभी वीकली टेस्ट, कभी डाउट क्लास, कभी ये प्रोजेक्ट, कभी वो प्रोजेक्ट। रेडियो बनवाना तो दूर, मेरे पास इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि उसको देखूं भी। वैसे ईमानदारी की बात बताऊं,
ये मामला फुर्सत का था ही नहीं। ये मामला दरअसल एक मीठे से लालच का था। तुम ही सोचो, अगर मैं अपना रेडियो बनवा लेता तो क्या उस कहानी को रेजा रेजा कतरा कतरा बढ़ते देख पाता जिसका एक सिरा मैं खुद था? नहीं ना। तो दूसरे दिन जब मैं पीछे वाली टेरेस पे पहुंचा तो देखा वहां पहले से ही शो की तैयारी हो चुकी थी। रेडियो मुंडेर पर विराजमान था और रेडियो वाली भी। उसने कहा, अरे बड़ी जल्दी आ गए आज आप। हाँ, सोचा कहानी सुने उससे पहले थोड़ा आपको भी सुन लें। अच्छा बोलती हैं। वो चुपचाप अपनी लंबी लंबी उंगलियों से रेडियो का वॉल्यूम सेट करती रही। फिर बोली, इसे क्या कहते हैं जानते हैं? क्या कहते हैं? मैंने हैरान होकर पूछा। इसे कहते हैं उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। साथ में कहानी सुनने की परमिशन क्या दे दी? आप तो रिश्तेदारी ही जोड़ने बैठ गए। मुझे नहीं लगा था कि वो मेरे आने का और ऐसे दोस्ती जताने का ये मतलब निकालेगी। मुझे चाहे जितने टपोरी गाने पसंद थे, लेकिन खुदा गवाह है कि मैं खुद 24 कैरेट नॉन टपोरी बंदा था। मैंने धीरे से कहा, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगा तो सॉरी। वो गर्दन पीछे की ओर गिराकर हर सिंगार सी सफेद हंसी में झार झार झरने लगी। अरे बड़े शरीफ हैं आप। चलिए, आप भी क्या याद रखेंगे? नोट कीजिए, मेरा नाम कियारा है, कैंसर हॉस्पिटल में नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। और आप? मेरा नाम अभिन्न है और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। वाह, यानी इस शहर में हम दोनों बस साल भर के मेहमान हैं। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और फिर हम कहानी सुनने लगे। उस दिन की कहानी पूरी होते होते हमारी कहानी में दोस्ती का अंकुर फूट आया और अब मुझे इंतजार था अंकुर में फूल खिलने का। धीरे धीरे दरख्तों पर हरापन और दीवारों पर काई छोड़कर बरसात चली गई। आसमान ज्यादा नीला दिखाई देने लगा था और चांद और भी शफ्फाफ। इस पूरे मौसम दो मुंडेरों के बीच एक कहानी हौले हौले पंख खोलती रही। डियर स्टोरी टेलर, मेरी तरह उसे भी नशा था तुम्हारी कहानियों का। हम दोनों अपनी अपनी मुंडेर पर पांव लटकाए साथ साथ तुम्हारी कहानियों के खुमार को जीते और फिर अपने अपने कमरों के हवाले हो जाते। बहुत बातें नहीं हुई हमारे बीच। पहले दिन वाली नोकझोंक भी न जाने कहाँ जा छिपी थी। पहले दिन जो हुआ था उससे जाहिर था कि न तो मैं ऐसा शर्मीला हूं न वो। फिर भी एक खामोशी थी जो हमारे बीच जबान बनकर फैलती चली गई। मुझे कुछ कहना होता तो मैं तुम्हारी कहानियों में पिरोए गीतों का सहारा लेता। सुनो कियारा, परसों कहानी में कौन सा गीत आया था आखिर में? वो याद करती, अरे मेरा फेवरेट था, देखो जबान पे रखा है, अब भी याद आ जाएगा। और फिर हौले से गुनगुना उठती, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मैं ही नहीं, वो भी यही करती थी। खुद कुछ कहने के बजाय कहानी के किसी किरदार की बात छेड़ देती या मेरी तरह गीतों की पोटली खोल देती। वो वाला गुनगुनाओ तो जरा जो पहले सेगमेंट के बाद बजा था। उस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम राहें। उस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम राहें। हाँ, अच्छा है ना? वो मुंडेर के कंधे पर सर रख के गुनगुनाने लगती। अगर मैं बीच में गाना बंद कर देता तो टोकती और फिर से गवाती। इस लड़की के साथ कहानियां सुनते हुए मैंने ये जाना कि दुनिया को केवल पेट के लिए अन्न, सर के लिए छाया और कंधे को थामने वाला कंधा ही नहीं चाहिए, उसे मन का बोझ कम करने वाली कहानियां भी चाहिए। वो दिन भर कैंसर के मरीजों की तकलीफ जी लेती और शाम को तुम्हारी कहानियों के सहारे दिन भर के बोझिल लम्हे उतार देना चाहती थी। एक दिन बोली, एक बात बताओ, ज्यादातर कहानियां एंड से क्यों शुरू होती हैं? शायद इसीलिए क्योंकि जब कहानी घट रही होती तो हम उसको पूरा देख नहीं पाते। मेरे जवाब को सुनकर वो कुछ देर स्याह आसमान को देखती रही। हाँ, शायद ऐसा ही है। जानते हो, मैं दिन भर मरीजों को देखती हूँ, आते जाते टाइम लोगों से भरी सड़क को देखती हूँ और शाम को इन कहानियों के बीच तुमको और खुद को, और
और सोचती हूँ कि हम सब भी अपनी कहानी लिख रहे हैं, लेकिन एंड कहाँ है कहाँ जानते हैं। सारा हिसाब किताब बीतने के बाद ही क्यों होता है अभिन। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। उसके हाथों में ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट था। ये देखो, ये कहानी भी पूरी हो गई। डियर स्टोरी टेलर, उसके चले जाने की कल्पना से मैं जड़ होके रह गया। मेरा कोर्स पूरा होने में अभी 4 महीने हैं। मैंने कहा तो वो गर्दन पीछे की ओर गिराकर पहले दिन वाली हरसिंगार वाली हंसी में नहा गई। तो क्या हुआ, ये रेडियो तो रहेगा ना तुम्हारे साथ। और हाँ, वो जो तुम्हारा बीमार रेडियो है ना, उसको मुझे दे देना। ठीक करवाओगी उसे? ना, ऐसे ही रखूंगी। क्यों? अरे इसलिए क्योंकि एक खूबसूरत कहानी को वैसे ही संभाल के रखना चाहिए जैसी वो है। बस स्टॉप पे छोड़ने आओगे ना मुझको? हॉस्टल से बस स्टॉप की दूरी 25 मिनट की थी, लेकिन लगा जैसे यूं पलक झपकने के साथ किसी ने हमें बस स्टॉप पे ले जाके खड़ा कर दिया हो। मुंडेर के परे साथ बीते ये हमारे पहले और आखिरी लम्हे थे। पता नहीं वो और मैं बुक स्टॉल के पास उस घने दरख्त के साए में खड़े बस की खिड़की पर लहराते सलेटी रंग के मुड़े हुए पर्दे को देखते हुए न जाने क्या सोच रहे थे। वो बोली, सुनो अभिन, कल की कहानी के तीसरे सेगमेंट में कौन सा गाना आया था, जरा गाओ ना। अरे नहीं, ये वाली नहीं, इसके आगे वाली लाइन। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। गाते गाते मैं हर बार की तरह चुप हो गया, लेकिन उसने टोका ही नहीं, खुद गाती चली गई। एकदम सही कहा था ना कियारा ने, हम सब भी तो अपनी अपनी कहानी लिख रहे हैं, लेकिन अंत कहाँ है कहाँ जानते हैं। और कितना मुश्किल सवाल पूछा था उसने। सारा हिसाब किताब बीतने के बाद ही क्यों होता है अभिन। डियर स्टोरी टेलर, जानता हूं कि तुम जब इस चिट्ठी को पढ़ रहे होगे तो मेरा ये पल बीत चुका होगा, कहानी बन चुका होगा। लेकिन कोई भी कहानी खत्म कहाँ होती है? क्या वो हर बार हर मौसम में एक नए सिरे से फिर जन्म नहीं लेती? देखो, इस साल मौसम बिल्कुल वैसा ही है। कितनी बारिश हुई है और इन बारिशों के बीच तुम एक बार फिर कहानी का मौसम लेकर आए हो। लेकिन मेरी और उसकी कहानी का मौसम तो बीत गया। हम दोनों के बीच खिली साथ की वो मधुर बरखा भी। कहानियां अब भी सुनता हूं तुम्हारी, नशा जो है तुम्हारी कहानियों का। और सुनते सुनते अक्सर ये सोचता हूं कि क्या उन 2 खामोश मुंडेरों को याद होगी हमारी कहानी। और क्या उस वक्त जब तुम हजारों हजारों लोगों के कानों में कहानियां घोल रहे होते हो, कहीं दूर उसके कानों में भी उतरती होंगी तुम्हारी कहानियां। डियर स्टोरी टेलर, अब मैं अजनबी तो नहीं रहा तुम्हारे लिए, तो बोलो मेरी ये चिट्ठी उसके मन तक पहुंचा दोगे ना? उसको बता दोगे ना कि न सही वो मुंडेर, पर तुम एक अदृश्य डोर बने हमें अब भी जोड़े हुए हो। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आप भी इस तरह मुझको खत लिखना चाहें तो हमारा ऑफिशियल पेज है जिसका नाम है नीलेश मिश्रा, जिस पर वेरिफिकेशन का ब्लू टिक लगा हुआ है, या फिर ट्विटर या इंस्टाग्राम पर नीलेश मिश्रा NEELESH MISRA इस हैंडल पर आप मुझे खत भेज सकते हैं।